आज यूपीएससी का एसए पेपर हो चुका है और प्रत्येक एसए में 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी, और दोनों सेक्शन से कम एक जो है चुन के लिखना होता है। यह 1000 से 1200 शब्दों में लिखा जाता है तथा प्रत्येक एसए का मार्क्स 125 नंबर अलॉट किया जाता है। तो चलिए सेक्शन 1 में दिए गए एसए को देखते हैं। पहला, चिंतन एक तरह का खेल है तथा यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। यह एक फिलोसफिकल टॉपिक है और फिलोसफिकल टॉपिक टफ भी होता है। दूसरा देखते हैं, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। यह भी एक फिलोसफिकल टॉपिक है और इसीलिए अमूर्त होने के कारण यह भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं, यह भी एक फिलोसफिकल टॉपिक है। अमूर्तता होने के कारण यह भी एक टफ टॉपिक है। चौथा देखते हैं, रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। यह भी एक फिलोसफिकल टॉपिक है। कुल मिला के सेक्शन 1 में जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों के चारों फिलोसफिकल टॉपिक है और कोई भी इन चारों में से तो एक चूज करके लिखना ही पड़ेगा। तो इसका कुल मिला के अर्थ यही है कि यूपीएससी जो है सेक्शन 1 में टोटली जो है मूर्त क्वेश्चंस गायब कर दिए हैं। अब सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं। पहला, लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं। दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। यह टॉपिक फिलॉसफी और मूर्तता, मटेरियलिज्म दोनों को मिक्स करके किया गया है, क्योंकि यह टॉपिक अभी जनरली लड़कों पर यह दबाव होता है कि वह सक्सेसफुल पर्सन बने और लड़कियों को घर की बंदिशें, समाज की बंदिशें रोके हुए होती है। तो इस तरह से इसको जो है मूर्त पक्ष को इधर आंकड़ों और उदाहरणों के माध्यम से सब्सटेंस किया जा सकता है, लेकिन इसके अमूर्त पक्ष को भी उतना ही महत्व देने की आवश्यकता है। कुल मिला के इसमें दोनों पक्ष, मूर्त प्लस अमूर्त, दोनों जुड़े हुए हैं। अगला देखते हैं, गणित ज्ञान का संगीत है। यह जो है हाईली फिलोसफिकल टॉपिक है और इसको लिखने के लिए कुल मिला के वैसे पर्सन इस टॉपिक को चूज करें जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा हो, और अगर मैथ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी है तो उसमें रीजन के बारे में बेहतर तरीके से वे डिफाइन कर सकते हैं। खास तौर से इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स की आवश्यकता होगी और यह भी एक दर्शन का ही टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। यह भी एक दार्शनिक या फिलोसफिकल टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ मूर्तता भी जुड़ी हुई है और इसीलिए इसकी कठिनाई थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। यह भी एक फिलोसफिकल टॉपिक है, लेकिन इसमें मूर्त तत्व भी जुड़े हुए हैं। हम लोग जनरली इसे उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई विद्यार्थी स्कूल जाता है वह बहुत सारे चीज़ों को वहाँ सीखता है, लेकिन समय के साथ 10-15 साल बीतने के बाद हर वह चीज़ जो उसने विद्यालय में सीखी थी वह भूल जाता है। बहुत सारी बातें उसे याद भी नहीं रहती हैं। तो ऐसे में यह बात पूरी तरीके से सत्य है कि जो बात उसे याद रह गई वही उसने विद्यालय में सीखा। आज अगर किसी की उम्र 30 साल है और बहुत सारे जो भी उसे आज याद है वही उसके लिए शिक्षा रही, बाकी सारे जो बातें वो भूल गया वह शिक्षा रही ही नहीं। इसको उदाहरण के साथ आपको डिफाइन करना होगा और शिक्षा का सही मतलब, जो शिक्षा एक सीख भाषा में जिसका अर्थ ही होता है सीखना, उससे सब्सटेंस करके इसको एलोबरेट कर सकते हैं। कुल मिला के जो सेक्शन बी है इसमें भी सारे टॉपिक फिलोसफिकल हैं, लेकिन 5, 7 और 8 में कुछ मूर्त तत्वों को भी जोड़ा गया है, इसीलिए इस सेक्शन बी का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वह थोड़ा कम है। और ओवरऑल पेपर की बात करें तो इसमें पेपर 1 में जो सेक्शन ये है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें आपको उदाहरण और जो इस तरह के रीजन्स चाहिए वो बहुत ही कम मिलेंगे और इसीलिए सबके लिए लगभग सेफ जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। अधिकांश अभ्यर्थी इसी को अटेम्प्ट करेंगे। इसका कारण यह भी है कि यह एक कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, अर्थात बहुत अधिक ऐसे नहीं है कि इसके 2 पक्ष हों। इसमें एक ही पक्ष है और इसी को एलोबरेट करके आसानी से लिखा जा सकता है। और इस बार के पेपर में यह भी है कि इस बार बहुत ही लंबे कंडीशनल सेंटेंस नहीं दिए गए हैं। इस बार जो भी कंडीशंस दिए गए हैं 2 ही वाक्य में ख़त्म कर दिया गया है। 2 कंडीशंस जोड़ के हर प्रश्न में औसतन 2 कंडीशंस जोड़े गए हैं और एक प्रश्न बनाया गया है। इससे पीछे में कई बार ऐसा देखा गया था 3-3 और 4-4 कंडीशंस जोड़े गए थे और
कंडीशंस जुड़ने से बहुत ही हाईली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो बन जाता है। तो इस बार के लिए क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा आसान रहा होगा। और सेक्शन बी में जो है बहुत सारे अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन 5 नंबर हो, वह भी थोड़ा इजी है, 7 नंबर और 8 नंबर। और अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो उसके लिए 6 नंबर भी आसान रहा होगा। इस तरह से सेक्शन बी में तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन सेक्शन ए में जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 ही एक कॉमन टॉपिक मिलता है जो सबको लगभग आता है और इसी पर लोग लिखते हैं। तो ऐसे में होगा क्या, बहुत सारे लोग जब एक ही टॉपिक पर लिखेंगे तो एक एग्जामिनर एक ही टॉपिक पर हज़ारों 5,000 जब कॉपियाँ पढ़ लेगा तो उसको जो मार्क्स मिलेंगे वह काफ़ी कम मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका होता है। वह अपेक्षा करता है कि काफ़ी अच्छे जो है टर्म्स और बहुत सारे रीजन्स को घुसाए, क्योंकि जब एक ही मान लेते हैं कोई एक टीचर 1000 कॉपियाँ एक ही सब्जेक्ट पर जांच रहा है तो उसकी जानकारी उस टॉपिक पर बहुत ही हाई हो जाता है और इसीलिए वह आपसे एक्सपेक्ट भी बहुत अधिक कर लेता है। और इसीलिए बहुत सारे अभ्यर्थी यह सोचते हैं कि यह टॉपिक तो लगभग सारे लोग लिखेंगे ही, तो हम वैसे टॉपिक का चयन करेंगे जो थोड़ा अनकंडीशनल हो, थोड़ा अनकन्वेंशनल हो, जो लोग कम लिखें। तो ऐसे में जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 इस तरह से दोनों ही थोड़ा आसान है, बाकी जो 4 नंबर है वह थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हिस्ट्री के रेशनल एग्जाम्पल्स है, लौकिकता और रचनात्मकता के बीच का, वह अगर उसको सब्सटेंस करे तो काफ़ी अच्छा उसका ऐसे बन जाएगा। और अगर बात करें कि किसी ऐसे को कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं तथा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है, तो पहले टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो 3 घंटे के जो समय में होता है उसमें 1 घंटा 40 से 1 घंटा 50 मिनट एक ऐसे को दिया जाता है, 1 घंटा 50 मिनट। और दूसरा जो ऐसे होता है 1 घंटा 10 मिनट में दूसरा ऐसे लगभग लिख लिया जाता है। औसतन जो लोग प्रयास करते हैं या उनका टारगेट होता है कि 1 घंटा 40 मिनट में पहला ऐसे जो है पूरा कर ले, लेकिन यह जनरली हो नहीं पाता क्योंकि पहले ऐसे में थोड़ा स्टार्टअप में वक्त लगता है और जब स्पीड पकड़ लेता है तो दूसरा ऐसे लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। बात तब फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग बहुत ही आसान होता है। हर ऐसे को लगभग 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो होती है भूमिका जो है जनरली 150 शब्दों तक रखा जाता है। दूसरा मेन बॉडी जो मूल मांग है, और मेन बॉडी को ही मूलतः विस्तार से लिखा जाता है या लगभग 700 शब्दों का रखा जाता है, और जो निष्कर्ष लिखा जाता है वह 100 शब्दों के आसपास रखा जाता है। तो 3 फॉर्मेट में इसे लिखा जाता है। और जो मेन बॉडी है फिर इसको एलोब्रेट किया जाता है, आखिरकार कौन से शब्द दिए गए हैं उसे एलोब्रेट करना, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव और जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, और जो मूल प्रश्न जो मांग की गई है उसको भी लगभग 300 शब्दों में एलोब्रेट किया जाता है। और इस एलोब्रेशन में उदाहरण, फैक्ट्स, डेटा और जितने भी डायमेंशंस बन सकते हैं जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, जो महत्वपूर्ण डायमेंशंस है सारे कवर किए जाते हैं। हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, गणित ज्ञान का संगीत है। इसमें सबसे पहले जो भूमिका बनानी है तो हम लोग कई तरह से स्टार्ट कर सकते हैं वह भूमिका, और इसके लिए सबसे बेहतर होता है कि किसी कहानी से, किसी स्टोरी से, फेमस स्टोरी से स्टार्ट करें। तो इसमें हम लोग एल्बर्ट आइंस्टीन के कहानी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैथ फिजिक्स के दुनिया में विख्यात था और उसने इससे संगीत के साथ जोड़कर एक ज्ञान का सृजन किया था। तो उस कहानी को आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए उसे भूमिका के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे टर्म हैं गणित, ज्ञान और संगीत को डिफाइन करते हुए तीनों के बीच इंटरलिंक करके एक रिलेशन दिखा सकते हैं, और उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हुए विभिन्न कालों में जितने भी अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं, ख़ास तौर से जो साइंस के रहे हैं, उनके इस कथन के बारे में जो भी सब्सटेंस कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी अच्छे पेटेंट, जिन्हें भी अच्छे पेटेंट मिले हैं ख़ास तौर से साइंस बैकग्राउंड में, तो उनका आप यहाँ पर उदाहरण और एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद इतिहास के एग्जाम्पलों के तुरंत बाद वर्तमान में जितने भी अभी फील्ड मेडल और अन्य जितने भी पुरस्कार मैथमेटिक्स के क्षेत्र में मिले हैं, ख़ास तौर से टोपोलॉजी में, उन तरह के रिलेशंस को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ऐसे कैसे ब्रांच जो है ज्ञान को नए क्षेत्रों तक लेके जा रहा है। ख़ास तौर से स्पेस और जो क्वांटम फिजिक्स है वहाँ से आप उसको जोड़ सकते हैं, और लास्ट में क्वांटम फिजिक्स को थोड़ा एलोब्रेट कर सकते हैं क्योंकि वह एक नया ब्रांच के रूप में उभर के आया है और ख़ास तौर से उन अंधेरों को वह दूर कर रहा है जिसके बारे में अभी भी हमें अज्ञानता का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर से डार्क मैटर हो या स्पेस टाइम का रिलेशन हो अथवा एंटी मैटर का कंसेप्ट हो।
उसके बाद इसको सिर्फ साइंस तक सीमित ना रखते हुए, गणित तक सीमित ना रखते हुए, इसको अन्य डायमेंशंस जैसे कि फिलॉसफी में भी एलोब्रेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बुद्ध, आप इसमें यह साबित करें कि फिलॉसफी जो है बहुत सारी चीज़ों का आधार तय करता है और वह जो है एक बीज के रूप में काम करता है। या दिखने में तो गणित नहीं लगता है, लेकिन वह उसका आधार तय करता है और थोड़ा दर्शन का मैथमेटिक्स से रिलेशन जोड़ते हुए आप वहाँ पर इसको कॉरिलेट कर सकते हैं। साथ में संगीत को भी थोड़ा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से एलोब्रेट कर सकते हैं। कुल मिला के संगीत जो कंपोजिशंस होते हैं, बंदिशें होती हैं, आप उसमें दिखाइए कि वह भी कई तरह से मैथमेटिकल कंपोजिशंस ही हैं। साउंड जो है कुछ और नहीं है, वह कुछ बेहतर फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशंस है और कॉम्बिनेशंस करने के लिए मैथ का ही प्रयोग किया जाता है कि किस फ्रीक्वेंसी में किसको ट्यून किया जाए। ख़ास तौर से हम लोग कितने ऑर्केस्ट्रा देखते हैं, जैज़ देखते हैं, म्यूजिक देखते हैं, तो उसमें संगीत में जनरली मैथ का ही कंसेप्ट होता है और उनको मिक्स करके एक बेहतर फ्रीक्वेंसी में एक बेहतर स्वर प्रदान किया जाता है। और इस बात को भी दिखाइए कि संगीत जो है एक ज्ञान है। ख़ास तौर से कई बार यह जो है इंस्पिरेशन करता है, इंस्पायर करता है लोगों को। खुद एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कई बार मैं काम करते हुए संगीत में खो जाता हूँ और मुझे उसके बाद एक नई दिशा मिलती है। इसके साथ ही आप कई और डायमेंशंस इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसके दूसरे पक्ष अर्थात इससे क्या आप असहमत है कि गणित ज्ञान का संगीत है, तो इसके विपक्ष में भी आपको लिखना होगा थोड़ा। और ख़ास तौर से कई तरह के इसमें कर सकते हैं, जनरल तरीके से शुरुआत करते हुए कि कई अन्य सब्जेक्ट्स भी हैं, वह भी ज्ञान है और वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्योर मैथमेटिक्स। और अगर हम लोग लाइफ की बात करें तो यह प्योरली ऑब्जेक्टिव नहीं है, जबकि मैथ सब्जेक्टिव पूरी जो मैथ जो है पूर्णतः ऑब्जेक्टिव है, जबकि जो लाइफ है वह पूर्णतः ऑब्जेक्टिव नहीं है, वह सब्जेक्टिव नेचर का है। और लाइफ को ज्ञान जो नॉलेज तो माना ही जा सकता है, इस तरह से उसको थोड़ा सब्सटेंस के लिए कि इसमें जो है एक थोड़ा अंतर भी है। और अन्य सब्जेक्ट्स पे आप फोकस देते हुए कुछ अंतर आप डिफ्रेंशिएट करते हुए अंत में एक अच्छा निष्कर्ष लिखते हुए यह दिखा सकते हैं कि मैथ का जो ऑब्जेक्टिविटी है वह एक प्योर वर्ल्ड का निर्माण कर सकता है। उसके इम्पोर्टेंस के साथ कि आखिरकार इसके जो इतने महत्वपूर्ण हैं, ख़ास तौर से जो आने वाला भविष्य है उसको डिसाइड करने में और जीवन को एक बेहतर सुचारू ढंग से जीने के लिए जो आवश्यकता है उसको महत्व को रेखांकित करते हुए एक बेहतर निष्कर्ष करके इसका अंत कर सकते हैं। इसी तरह से आप सबका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने एक सिर्फ अभी जो 6 नंबर है उसका एक छोटा सा खाका देखा है, यह एक परफेक्ट उत्तर नहीं है। इसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा खींच जाएगा। और इसमें कुल मिला के सोचने वाली बात होती है। फिर फिलोसफिकल टॉपिक में बस सही होता है कि आपको बस सोचना है और उससे इंटरलिंक करते हुए लिखते जाना है। और लिखते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि सारे जो भी आप तथ्य लिख रहे हैं, बातें लिख रहे हैं, उदाहरण लिख रहे हैं, एक कर्म में हो, तारतम्य हो उनमें, और पढ़ने में रस हो, परवाह हो, ये ध्यान रखा जाता है। कोई भी फिलोसफिकल टॉपिक किसी का गलत नहीं होता, किसी का सही नहीं होता है, उसमें शक्ति होती है कि आपके टॉपिक में आपने जो लिखा उसमें कितनी शक्ति है और उसी आधार पर मार्किंग होती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करना ही अनिवार्य होता है और उसी से मार्क्स ग्रॉस होते हैं। धन्यवाद।